कश्मीर और जूनागढ़ के विलय। 1947 में विभाजन से पहले अविभाजित भारत में करीब 584 रियासतें थीं जिनका कामकाज राजा देखते थे। इसके लिए अंग्रेज़ों के साथ उनका एक खास करार था। ये रियासतें 40% क्षेत्र और 23% आबादी को कवर करती थीं। जब अंग्रेज़ों ने ये फैसला किया कि वो देश को आज़ादी तो दे देंगे, लेकिन ये देश दो देशों में बंट भी जाएगा, तब उन्होंने सभी रियासतों की विकल्प दिया कि वो अपनी भौगोलिक स्थिति और आबादी की इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में किसी में विलय कर लें। तब नए बनने वाले भारत में 562 रियासतें आ रही थीं। उनमें से 559 में किसी तरह भारत में विलय स्वीकार कर लिया। 3 रियासतों को भारत में मिलाना खासा मुश्किल साबित हुआ, हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, जिसके लिए भारत को सेना का किसी न किसी रूप में सहारा लेना पड़ा। हैदराबाद में निजाम का शासन था, वहाँ सेना की कार्यवाही के बाद उसे भारत में मिलाया गया। हम यहाँ उन 2 रियासतों की बात कर रहे हैं जिनकी भौगोलिक सीमाएं पाकिस्तान से छूनी थी, लेकिन उनके यहाँ हालात अलग अलग थे। भारत की आज़ादी की घोषणा होते ही जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने स्वाधीनता की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर ना तो भारत में मिलेगा और ना ही पाकिस्तान में, हम दोनों देशों के बीच एक अलग देश होंगे। हरि सिंह 1925 में कश्मीर की गद्दी पर बैठे थे। वह अपना अधिकांश समय बम्बई के रेस कोर्स और अपनी रियासत के बड़े जंगलों में शिकार पर बिताया करते थे। कश्मीर में उनके सबसे बड़े विरोधी शेख अब्दुल्ला थे। उनका जन्म एक साल बेचने वाले व्यापारी के घर में हुआ था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक MSc की थी। पढ़ने में कुशाग्र और शानदार वक्ता थे। उन्हें अपनी बातें तर्कों व तथ्यों के साथ रखनी आती थी। जब उन्हें तमाम योग्यताओं के बावजूद नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू की। चूँकि कश्मीर रियासत में प्रशासन में बहुसंख्याओं का बोलबाला था, इसलिए उन्होंने सवाल उठाया शुरू किया कि इस सूबे में अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। 1932 में उन्होंने महाराजा के खिलाफ बढ़ रहे असंतोष को आवाज़ देने के लिए आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया। यह 6 साल के बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया, जिसमें हिंदू और सिख समुदाय के लोग भी शामिल होने लगे। इसी समय अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू से भी नज़दीकी बढ़ाई। दोनों हिंदू मुस्लिम एकता और समाजवाद पर एक मत थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में नज़दीकियां होने लगी। 1940 के दशक में अब्दुल्ला कश्मीर के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके थे। कई बार वह जेल भी गए। आज़ादी से पहले अब्दुल्ला ने कश्मीर में राजतंत्र की एक जगह प्रजातंत्र लाने के लिए आंदोलन शुरू किया। इसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। महाराजा के मन में स्वतंत्र होने का विचार जड़ चुका था। वह कांग्रेस से नफरत करते थे, इसलिए भारत में शामिल होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में शामिल हो जाते तो उनके हिंदू राजवंश का सूरज अस्त हो जाता। 27 सितंबर 1947 को नेहरू ने पटेल को कश्मीर के खतरनाक और बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में लंबा पत्र लिखा। उन्हें खबर मिली थी कि पाकिस्तान बड़ी संख्या में कश्मीर में घुसपैठियों को भेजना चाहता है। इस दौरान 25 सितंबर 1947 को महाराजा ने शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया। जहाँ तक महाराजा हरि सिंह का सवाल है तो वो अब भी आज़ाद कश्मीर के ख्वाब में जी रहे थे। 12 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के उप प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कहा कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ दोस्ताना संबंध कायम रखना चाहते हैं।
महाराजा की महत्वाकांक्षा कश्मीर को पूरब का स्विट्जरलैंड बनाने की है, एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल निरपेक्ष होगा। उन्होंने आगे कहा कि केवल एक ही चीज़ हमारी राय बदल सकती है और वो ये है कि अगर दोनों देशों में कोई भी हमारे खिलाफ शक्ति का इस्तेमाल करता है तो हम अपनी राह पर पुनः विचार करेंगे। इन शब्दों के बोले जाने के केवल 2 हफ्ते बाद ही हजारों हथियारबंद कबायलियों ने राज्य पर उत्तर दिशा में हमला कर दिया। 22 अक्टूबर को वो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और कश्मीर के बीच की सरहद को पार कर गए और तेजी से राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़े। इन हमलावरों में ज़्यादातर पठान थे जो उस इलाके के आए थे जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। इन कबायली विद्रोहियों ने बारामूला में बड़ा उत्पादन मचाया, लूटपाट की और महिलाओं और लड़कियों के दुष्कर्म किया। 24 अक्टूबर को महाराजा ने भारत सरकार को सैनिक सहायता का संदेश भेजा। अगले दिन दिल्ली में भारत की सुरक्षा समिति की बैठक हुई और वीपी मेनन को जहाज से तुरंत श्रीनगर रवाना किया गया। उन्होंने श्रीनगर में महाराजा से मुलाकात करने के बाद उन्होंने हमलावरों से सुरक्षित जम्मू जाने की सलाह दी। नेहरू पाकिस्तान के कबायलियों से मुकाबले के लिए भारतीय सेना को फौरन कश्मीर भेजना चाहते थे। माउंटबेटन ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने महाराजा से पहले विलय के कागजों पर दस्तखत करा लेने को कहा। उनका साफ कहना था कि बिना कानूनी विलय के वह ब्रिटिश अफसरों को भारतीय सेना के साथ नहीं जाने देंगे। 26 अक्टूबर को पीवी मेनन को जम्मू में महाराजा के पास फिर भेजा गया। वहां मेनन से उसने विलय पत्र पर दस्तखत कराए और दिल्ली आ गए। जैसे ही ये कानूनी कार्यवाही पूरी हुई, नई दिल्ली ने माउंटबेटन की हिचकिचाहट की परवाह किए बगैर भारतीय सैनिकों से भरे विमान श्रीनगर भेजने शुरू कर दिए। तब तक हमलावर श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर रह गए थे। जब भारतीय जवानों का पहला जत्था श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचा तो हमलावर हवाई अड्डे की सरहद तक आ पहुंचे थे। अगर कबालियों ने बारामूला में लूटपाट और औरतों के साथ दुष्कर्म में समय बर्बाद नहीं किया होता तो हवाई अड्डे पर कब्जा कर चुके होते और भारतीय विमानों को वहां उतारना मुश्किल हो जाता। गांधी जी ने भी सेना की कार्यवाही का समर्थन किया और कहा कि अगर किसी समुदाय की रक्षा करने में कायरता आड़ी आ रही हो तो उसे बचाने के लिए लड़ाई का सहारा लेना कहीं बेहतर था। इसके बाद भारत ने उरी तक के क्षेत्र में कबालियों को खदेड़ते हुए इसे अपने कब्जे में ले लिया। कश्मीर को लेकर दोनों देशों में तानाशाही चरम पर थी। ये तब तक जारी रही जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली संयुक्त सुरक्षा समिति की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे। वह और नेहरू इस बात पर सहमत हो गए थे कि पाकिस्तान कबालियों को लड़ाई बंद करके जल्दी से जल्दी वापस लौटने के लिए कहेगा और भारत भी अपनी ज़्यादातर सेनाएं हटा लेगा और संयुक्त राष्ट्र को जनमत संग्रह के लिए एक कमीशन भेजने के लिए कहा जाएगा। माउंटबेटन की सलाह से ही भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गया था। ये एक बड़ी भूल साबित हुई। बहुत से भारतीय नेता इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उन्हें आकांक्षा थी कि ब्रिटेन पाकिस्तान का साथ देगा। यही दुआ थी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार को हटाए जाने और जनमत संग्रह होने तक कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में लाए जाने की मांग की। जूनागढ़ की बात करते हैं जहां शासक तो मुसलमान था लेकिन अधिसंख्यक आबादी हिंदू जो भारत में मिलना चाहती थी। जूनागढ़ में नवाब मोहम्मद महावत खान और दीवान शाह नवाज भुट्टो की मंशा हिंदू बहुसंख्यक आबादी के बावजूद पाकिस्तान में विलय की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान में विलय के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए थे। जिन्ना पेपर्स के अनुसार जूनागढ़ के दीवान और
जुल्फ़िकार अली भट्टो के पिता शाह नवाज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली को 19 अगस्त को पत्र लिखा। हम जूनागढ़ के पाकिस्तान में मिलाए जाने के लिए औपचारिक स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं और मुझे खुशी होगी कि अगर आप इसे जल्दी से जल्दी अमली जामा पहना सकें। इस मामले में देरी होते देख उन्होंने 4 सितंबर को जिन्ना को फिर दिल्ली में उनके द्वारा किए गए वादे को याद दिलाते हुए पत्र लिखा। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि जूनागढ़ उससे छिटके और वेरावल कराची में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जिन्ना ने जवाब दिया, कल हम कैबिनेट मीटिंग में इस बारे में विचार विमर्श करेंगे और तय नीति बनाएंगे। पाकिस्तान ने 8 सितंबर को पाकिस्तान जूनागढ़ समझौते की घोषणा की, जिसमें यह कहा गया था कि जूनागढ़ के शासक पाकिस्तान में विलय को तैयार है। नेहरू ने इसका विरोध करते हुए 12 सितंबर को लियाकत अली खान को पत्र लिखा और कहा कि चूंकि जूनागढ़ की 80% आबादी हिंदू है और इस बारे में रायशुमारी करके उनकी राय नहीं ली गई है, लिहाजा ये मामला जूनागढ़ के लोगों की सहमति के बगैर कदम उठाए जाने का है। भारत सरकार इस तरह से जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय को सहमति नहीं दी। इस विलय का भी कोई संवैधानिक आधार नहीं बनता। ये मामला जूनागढ़ और भारत के बीच बनता है। इसके बावजूद 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ विलय को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। बस इसके बाद भारतीय फौजों की रवानगी शुरू हो गई। भुट्टो को खतरा समझ में आ गया और उन्होंने 16 सितंबर को लियाकत से मदद मांगते हुए कहा, कम से कम हमें ये बताइए कि आप हमें किस तरह की मदद दे रहे हैं और हम किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। भारत जूनागढ़ में सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार था। दिल्ली में केवल ये मुद्दा था कि कार्रवाई कैसे की जाए। एच.बी. हडसन की किताब द ग्रेट डिवाइन के अनुसार गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने किंग को रिपोर्ट दी कि जूनागढ़ के मामले पर विचार के लिए शाम को एक कैबिनेट मीटिंग इस पर विचार करेगी। मुझे कैबिनेट के सदस्यों ने मीटिंग से पहले सूचित किया है, वो इस फैसले पर पहुंच चुके हैं कि सैन्य कार्रवाई की एकमात्र जवाब है। जिन्ना ने भारतीय फौजों की हलचल की शिकायत माउंटबेटन से की। माउंटबेटन ने उन्हें जो जवाब दिया उसका सार यही था कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है वह भारत सरकार के साथ उनके समझौते का उल्लंघन है। उन्होंने जूनागढ़ की आबादी के इस विलय पर रायशुमारी की बात कही, जिसमें वहाँ की 80% जनता भारत के साथ जाने को तैयार थी। पाकिस्तान निरंतर हो गया। 25 सितंबर को जूनागढ़ मुक्त करा लिया गया। पुस्तक सरदार लेटर्स के अनुसार बंबई में उस दिन स्वतंत्र जूनागढ़ की अस्थायी सरकार गठित की गई। श्यामलदास गांधी को प्रेसिडेंट बनाया गया। इस सरकार में मंत्री बने के.एम. मुंशी ने घोषणा की कि जूनागढ़ की अस्थायी सरकार सौराष्ट्र से कामकाज करेगी और राजकोट में जूनागढ़ हाउस को इसके लिए कब्जे में ले लिया गया। सौराष्ट्र के कोने कोने से युवा स्वतंत्रता को बहने लिए वहां जुटाने लगे। अस्थायी सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया। लोग जूनागढ़ कई इलाके में नवाब के शासन के खिलाफ खुलेआम तौर पर सामने आ गए। हालांकि पाकिस्तान सरकार अभी जूनागढ़ पर गोलमोल थी। बीपी मेनन की पुस्तक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टैंड के अनुसार हालात और दबाव के आगे भुट्टो टूटते जा रहे थे। पाकिस्तान की ओर से कोई खास पहल होती नहीं दिख रही थी। इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच 9 नवंबर को भारतीय फौजें जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नेहरू ने औपचारिक तौर पर इसकी सूचना लियाकत अली खान को दी। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में भारत सरकार ने जनमत संग्रह कराया। इसे एक ICS अफसर CB नागरकर की देखरेख में कराया गया। कुल 2,01,457 वोटरों में 1,90,870 ने अपने वोट डाले। पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 वोट पड़े।
इस तरह जूनागढ़ भारत का अंग बन गया। जूनागढ़ के नवाब ने अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब सारी चालें उल्टी पड़ने लगी तो वह खुद पाकिस्तान पाकिस्तान भाग गए। हालांकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद जूनागढ़ के नवाब महाबत खान बहुत पछताए, क्योंकि अब वो पाकिस्तान के किसी काम के नहीं रह गए थे और इसलिए पाकिस्तान ने उनसे सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनके लिए जो प्रेवी पर्स की रकम बांधी गई वो पाकिस्तान के प्रिंसले स्टेट के पूर्व राजाओं और नवाबों के मुकाबले कम थी। उन्हें वैसा महत्व भी नहीं मिलता था जिनके निधन के बाद पाकिस्तान में उनके राजवंशों की हालात परस्त की ही है। उन्हें गुजारे के तौर पर महीने का जो पैसा मिलता है वो आज के चपरासी के वेतन से भी कम होता है, अर्थात केवल 16,000 रुपये। इसको लेकर उनके वंशज कई बार विरोध भी जता चुके हैं और इस संबंध में खबरें पाकिस्तान के मीडिया में आती रहीं। रह रहकर वो पाकिस्तान में मीडिया को बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और ये मुल्क उन्हें किनारे कर चुका। पाकिस्तान के कराची शहर में अब नवाब महाबत खान के जो तीसरे वंशज रह रहे हैं उनका नाम है नवाब मोहम्मद जहांगीर खान। कुछ समय पहले उन्होंने पाकिस्तान में कहा कि अगर उन्हें पता होता कि पाकिस्तान जाने के बाद उनका मान सम्मान सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वे कभी भारत छोड़कर नहीं आते। अब नवाब के परिवार का हाल यह है कि मौजूदा पाकिस्तान सरकार उन्हें अन्य राज्य परिवारों के समान ना तो मान सम्मान देती है और ना ही किसी गिनती में गिनती है। खटास इस बात की भी है कि अपने जिस वजीर के उकसावे में आकर वो पाकिस्तान से भागे, उस वजीर भुट्टो को परिवार पाकिस्तान का मुख्य राजनीतिक परिवार बन गया। ये वही परिवार है जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो निकले। बेनज़ीर का बेटा बिलावल अली भुट्टो पाकिस्तान का विदेश मंत्री रहा और मौजूद गठजोड़ सरकार में अहम भूमिका निभा रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रमुख भी था।